हेलो जेई एस्पिरेंट, वेलकम टू एलएन डिजिटल। आपके जेई के सपनों को और भी ऊंची उड़ान देने के लिए एलएन डिजिटल लेकर आया है बच्चों आप लोगों के लिए उड़ान सीरीज। इस सीरीज के अंदर हम लोग आप लोगों के लिए लेकर आए हैं 2019 से लेकर 2023 तक के बेहतरीन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। उसके साथ साथ बच्चों आप लोगों के लिए हम लोग लाए हैं हर चैप्टर का डिटेल्ड एनालिसिस और उस चैप्टर के डिटेल्ड एनालिसिस में आपको मिलेगा सब टॉपिक वाइज वेटेज ऑफ जेई मेन एग्जाम। ठीक है बच्चों। नाउ अगर मैं बात करूं तो मैं यशवंत कुमार केमिस्ट्री फैकल्टी एट एलएन डिजिटल आप लोगों के लिए लेकर आया हूं चैप्टर दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री पार्ट 1। इस वीडियो के अंदर दैट इज पार्ट 1 हम लोग बात करने वाले हैं बच्चों मेनली थर्मोडायनेमिक्स 1 के बारे में। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं कुछ रूल्स आप लोग को बता देता हूं। रूल्स ये है कि जैसे ही स्क्रीन पर कोई क्वेश्चन आता है बच्चों तो आपको पहले स्क्रीन को पॉज करना है, इस वीडियो को पॉज करना है, फिर उस क्वेश्चन को सोल्व करना है। उस क्वेश्चन का आंसर आते हैं आपको वीडियो वापस से चालू करना है, उसका सोल्यूशन देखना है, ठीक है, और अपना आंसर मैच करना है कि सही है या गलत है। ठीक है बच्चों, तो यही प्रक्रिया यही काम अपने को हर क्वेश्चन के लिए करना है। और इस वीडियो के एंड में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज है बच्चों। तो इस वीडियो के साथ बने रहिए, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को एंड तक फॉलो करिए बच्चों। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सबसे पहले बच्चों हम जैसे जानते हैं जेई मेंस ने 2024 में जो एग्जाम होने वाला है उसके सिलेबस में कुछ चेंजेस किए हैं, लेकिन खुशी की बात यह है कि जो चैप्टर आज हम यहां पर लेकर आए हैं दैट इज थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, उसका पार्ट 1 के अंदर थर्मोडायनेमिक्स 1 इसके सिलेबस में कोई भी चेंजेस नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को अगर सिलेबस बताऊं बच्चों तो फंडामेंटल्स ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, उसके अंदर सिस्टम्स एंड सराउंडिंग्स हम देखते हैं बच्चों, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, स्टेट फंक्शंस, टाइप्स ऑफ प्रोसेसेस। उसके साथ साथ द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, कंसेप्ट ऑफ वर्क, हीट, इंटरनल एनर्जी एंड एंथैल्पी, हीट कैपेसिटी एंड मोलर हीट कैपेसिटी। तो बच्चों सिलेबस वाइज थर्मोडायनेमिक्स 1 के हिसाब से कोई भी यहाँ पर चेंजेस नहीं है। तो हमें पूरा का पूरा एज इट इज कवर करना है जितना हम पढ़ते हुए आए हैं और जितना हम लोगों ने आपको पढ़ाया है। ठीक है बच्चों, अब हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स 1 को हमने 5 सब टॉपिक में यहाँ पर डिवाइड किया है और जैसा कि हमने आपको बताया है कि सब टॉपिक वाइज वेटेज इन जेई मेन एग्जाम में आप लोग को अब बताने वाला हूं। सबसे पहला सब टॉपिक बच्चों मैंने रखा है बेसिक डेफिनेशंस, स्टेट एंड पाथ फंक्शंस, एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज। बच्चों ये जो मैंने सब टॉपिक 1 लिया है ये आपको थ्योरेटिकल लगता है, लेकिन यहां से भी हर साल क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है बच्चों। अगर आप देखोगे तो 2019 से लेकर 23 तक यानी कि प्रीवियस 5 इयर्स में लगभग 16% क्वेश्चंस अगर हम थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री की बात करें तो इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से पूछे गए हैं। मतलब क्या कि अगर 100 क्वेश्चंस थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री से पूछे गए तो 16 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से हैं। ठीक है बच्चों। सब टॉपिक 2 की अगर बात करें तो ये है हीट कैपेसिटी, सीपी, सीवी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पॉइसंस रेशियो। बच्चों इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से भी लगभग 16% क्वेश्चंस पूछे गए हैं पिछले 5 सालों में। सब टॉपिक 3 की बात करते हैं बच्चों, डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू, डब्ल्यू यानी कि इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी, चेंज इन एंथैल्पी, उसके साथ साथ हीट, वर्क एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। बच्चों ये यहां पर आपको दिख रहा है ये मेजर सब टॉपिक है, मतलब यहां से लगभग 32% क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस 5 इयर्स में। तो बच्चों ये जो पर्टिकुलर सब टॉपिक है इस पर अपने को ज्यादा फोकस करना है। अगले सब टॉपिक की बात करते हैं दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। बच्चों इन पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू, डब्ल्यू इन सारी कैलकुलेशंस के ऊपर लगभग 16% क्वेश्चंस पूछे गए पिछले 5 सालों में। और बच्चों लास्ट सब टॉपिक रखा है मैंने आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रोपिक, फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। इस पर्टिकुलर सब टॉपिक से भी लगभग 20% क्वेश्चन यहां पर पूछे गए हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब हम इस पर्टिकुलर वीडियो की जो इंडेक्स है वो जान लेते हैं बच्चों। तो इस वीडियो में सबसे पहले मैं सब टॉपिक 1 दैट इज बेसिक डेफिनेशन, स्टेट पाथ फंक्शन या फिर एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, इसके मैं क्वेश्चंस लूंगा।
उसके साथ साथ फिर लूंगा मैं सब टॉपिक 2 के क्वेश्चंस जो मैं ऑलरेडी आप लोग को समझा चुका हूं। उसके बाद आएगा सब टॉपिक 3 दैट इज डेल्टा यू डेल्टा एच क्यू डब्ल्यू द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। उसके बाद हम लेकर आएंगे बच्चों आपके लिए सब टॉपिक 4 के क्वेश्चंस दैट इज आइसोथर्मल एंड एडियाबेटिक प्रोसेस। बच्चों ये जो प्रोसेस है ना दोनों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पर ध्यान से आप लोग फोकस करिएगा। अंत में आप लोग के लिए रहेगा आइसोकोरिक, आइसोबारिक, पॉलीट्रोपिक एंड फ्री एक्सपांशन प्रोसेसेस के क्वेश्चंस। ठीक है बच्चों, तो सीट की पेटी बांध लीजिए और क्योंकि मौसम बदलने वाला है, आइए आप लोगों के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा। ठीक है बच्चों, तो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है अमंग द फॉलोइंग द सेट ऑफ पैरामीटर्स दैट रिप्रेजेंट्स पाथ फंक्शन इज। बच्चों जैसा कि हमें डेफिनेशन पता है कि पाथ फंक्शन केवल q एंड w होता है, बाकी सारे भी जितने पैरामीटर्स हम पढ़ते हैं सारे स्टेट फंक्शंस होते हैं। तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों आपके पास q प्लस w, दूसरा है q, तीसरा है w और h माइनस ts दैट इज फोर्थ ऑप्शन दैट इज d। अब आपको एक एक ऑप्शन यहां से बताने हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अगर ए ऑप्शन की बात करो बच्चों हम, तो डेल्टा u इक्वल्स टू क्या होता है q प्लस w। फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो डेल्टा u इक्वल्स टू q प्लस w होता है बच्चों। तो ये जो पैरामीटर है ये क्या है डेल्टा u, और हमें पता है कि इंटरनल एनर्जी जो होता है वो स्टेट फंक्शन होता है, तो पहला आपका पाथ फंक्शन नहीं है। बी ऑप्शन में q आपका पाथ फंक्शन है, हमें पता है। w भी आपका पाथ फंक्शन है, हमें पता है बच्चों। डी ऑप्शन में आपको दिया हुआ है एक फंक्शन h माइनस टी एस, तो हमने थर्मो 2 में ये फंक्शन देखा है बच्चों g इक्वल्स टू h माइनस टी एस, यानी कि गिव्स फ्री एनर्जी ये फंक्शन होता है, और g भी आपका स्टेट फंक्शन होता है, तो आपका डी ऑप्शन भी नहीं हो पाएगा यहाँ पर। तो आइए एक एक ऑप्शन देखते हैं। पहले ऑप्शन में आपको दिया गया है ए एंड डी जो कि रॉन्ग है। बी ऑप्शन में, सेकेंड ऑप्शन में बी सी डी दिया हुआ है, ये भी रॉन्ग है बच्चों, क्यों? क्योंकि डी दिया हुआ है। थर्ड ऑप्शन में दिया हुआ है बी एंड सी, और आपका बी और सी ही पाथ फंक्शन है। सो आपका यहाँ इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा बच्चों हो जाएगा थर्ड ऑप्शन, और ये मेंस 2019 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो ये जो मैंने सब टॉपिक 1 रखा है बच्चों, थ्योरी वाला पार्ट है, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। अमंग द फॉलोइंग द नंबर ऑफ स्टेट वेरिएबल इज। कुछ नहीं, आपको जस्ट नंबर बताना है बच्चों। आपके पास 4 ऑप्शन है यहां पर, इंटरनल एनर्जी, वॉल्यूम, हीट एंड एंथैल्पी। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। अगर हम इंटरनल एनर्जी की बात करते हैं तो ये स्टेट फंक्शन है बच्चों, बिल्कुल। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो ये भी स्टेट फंक्शन है बच्चों, हमें पता है। नाउ अगर हम हीट की बात करते हैं तो ये पाथ फंक्शन होता है बच्चों, ये हमें पता है, ठीक है। नाउ अगर हम एंथैल्पी की बात करते हैं तो ये भी स्टेट फंक्शन होता है। तो बच्चों अमंग द फॉलोइंग पैरामीटर्स, फॉलोइंग वेरिएबल्स, आपके पास कितने स्टेट फंक्शंस है? 1, 2 और 3। तो बच्चों इसका इंटीजर में आंसर हो जाएगा कितना? 3। आइए देखते हैं, इसका आंसर हो गया 3, और ये मेंस 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो बच्चों देखा आपने कि थ्योरी से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। द टोटल नंबर ऑफ इंटेंसिव प्रॉपर्टीज फ्रॉम द फॉलोइंग इज। आपके पास ऑप्शंस है वॉल्यूम, मोलर हीट कैपेसिटी, मोलरिटी, इनोट सेल, गिब्स फ्री एनर्जी चेंज, मोलर मास एंड मोल। बच्चों इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें तो हमें पता है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज वो होती है जो मास पर डिपेंड नहीं करती। तो सबसे पहले वॉल्यूम डिपेंड करता है मास पर, बिल्कुल यस, तो ये इंटेंसिव नहीं होगा। मोलर हीट कैपेसिटी मास पर डिपेंड नहीं करती है, तो बच्चों ये आपकी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। सिमिलरली मोलरिटी भी आपकी क्या होती है? मोल्स पर लीटर, तो ये भी मास पर डिपेंड नहीं करती है। इनोट सेल भी आपका इंटेंसिव होता है बच्चों। उसके साथ साथ अगर हम देखें गिब्स फ्री एनर्जी, ये आपका क्या होता है? एक्सटेंसिव होता है, क्योंकि मास के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए ये इंटेंसिव नहीं होगा। उसके आगे बात करें मोलर हीट कैपेसिटी मोलर मास की, तो बच्चों मोलर मास आपका मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। ये इनहेरेंट प्रॉपर्टी होता है किसी भी एलिमेंट का या किसी भी मेटर का। तो बच्चों ये भी आपका क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। मोल आपका क्या है?
यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन बच्चों मोल भी क्या है, एक तरीके का मास है, तो ये आपका एक्सटेंसिव है, इसलिए इंटेंसिव नहीं होगा। तो आपके ऐसे कितने वेरिएबल्स आए जो इंटेंसिव है, 1, 2, 3 और एक मोलर मास, दैट इज 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा बच्चों, 4। देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है 4, और ये मेंस 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखा बच्चों आप लोगों ने, थ्योरेटिकल सब टॉपिक जो अपन ने लिया है उससे लगभग हर साल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। आइए बच्चों अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं, जो कि आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। व्हाट हैपेंस व्हेन मीथेन अंडरगोज कंबशन इन सिस्टम ए एंड बी रिस्पेक्टिवली। यहां पर बच्चों आप लोगों को दो सिस्टम दिए हुए हैं, दैट इज एडियाबेटिक सिस्टम, सिस्टम ए दिया हुआ है, और डायथर्मिक कंटेनर दैट इज सिस्टम बी दिया हुआ है। तो बच्चों एडियाबेटिक की बात कर लेते हैं। एडियाबेटिक का मतलब हुआ कि आपका Q जो होगा वो 0 होगा, यानी कि सिस्टम से बाहर कोई हीट नहीं जाएगी। ठीक है बच्चों। दूसरा, अगर डायथर्मिक कंटेनर की बात करते हैं तो डायथर्मिक कंटेनर से हीट कैन बी ट्रांसफर्ड। तो बच्चों हम लोग अगर देखें तो यहां क्या हो रहा है, मीथेन का कंबसन हो रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है, हमें पता है कि कंबसन प्रोसेस में हीट रिलीज होती है। तो अगर एडियाबेटिक सिस्टम के अंदर हीट रिलीज होगा, हीट बाहर नहीं जा रहा है, तो सिस्टम का टेम्परेचर क्या होगा बच्चों, बढ़ेगा। बिल्कुल सही बात है ना। अगर डायथर्मिक कंटेनर की बात करते हैं बच्चों, तो यहां से हीट बाहर जा सकता है। ठीक है बच्चों, यहां से हीट बाहर जा सकता है, तो इसका जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट रहेगा। नाउ एक एक करके ऑप्शन चेक करते हैं। सबसे पहला ऑप्शन दिया है कि सिस्टम ए का टेम्परेचर राइज होता है, दैट इज करेक्ट। हमने देखा है एडियाबेटिक सिस्टम में अगर कंबसन होगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा। नाउ सिस्टम बी की अगर हम बात करते हैं तो इसका टेम्परेचर रिमेन सेम। क्यों? क्योंकि इट इज अ डायथर्मिक कंटेनर। ठीक है बच्चों, तो आपका फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। बाकी ऑप्शंस को भी चेक कर लेते हैं बच्चों कि बाकी ऑप्शंस में क्या दिया हुआ है। सिस्टम ए की अगर हम बात करें सेकंड ऑप्शन में, तो टेम्परेचर फॉल्स, इट इज रॉन्ग। हमने देखा है टेम्परेचर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, तो सेकंड ऑप्शन गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं तो सिस्टम ए में दिया हुआ है कि टेम्परेचर फॉल्स, अगेन ये गलत हो जाएगा बच्चों। फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है कि सिस्टम ए का टेम्परेचर रिमेन्स सेम, ये भी गलत है। क्यों? क्योंकि यहां पर हमने देखा है कि सिस्टम ए का टेम्परेचर बढ़ेगा जबकि सिस्टम बी का कांस्टेंट रहेगा। तो यहां पर हम देखते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन। और ये भी मेंस 2023 का क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, नाउ ये क्वेश्चन तो हमने सोल्व कर लिए हैं। मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं बच्चों। आप लोग अपनी एनर्जी बनाए रखिए और हर एक क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके सोल्व करते रहिए। उसके बाद यहां पर आंसर मैच कीजिए बच्चों। ये काम हमें हर क्वेश्चन के लिए करना है। और हाँ, अपना आंसर कमेंट सेक्शन में लिखना भूलिएगा मत। ठीक है बच्चों, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए अपन आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों आपके सब टॉपिक नंबर 2 से है, दैट इज हीट कैपेसिटी, सीपीसीवी, डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड पॉइसंस रेशियो। क्वेश्चन है कि फॉर डायटोमिक आइडियल गैस इन अ क्लोज सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग प्लॉट्स डज नॉट। बच्चों यहां पर कभी कभी क्वेश्चंस को अपन पढ़ने में गलती कर देते हैं, तो यहां लिखा हुआ है कि डज नॉट करेक्टली डिस्क्राइब द रिलेशन बिटवीन वेरियस थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज। तो आपको बस केवल जो थर्मोडायनेमिक्स क्वांटिटीज की यहां पर ग्राफ दिए हुए हैं उनको इतना बताना है कि कौन सा ग्राफ गलत है। ठीक है बच्चों, तो आइए इसका सोल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले ऑप्शन में आपको दिया हुआ है सीवी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। बिल्कुल हाँ, सही बात है। जो सीपीसीवी होते हैं बच्चों या हीट कैपेसिटी होता है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। तो पहला ऑप्शन जो है वो आपका एक तरीके से क्या है, सही दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, और क्वेश्चन में आपसे गलत पूछा हुआ है तो ये अपना आंसर नहीं होगा। सेकेंड ऑप्शन की बात करते हैं कि सीपी जो है वो प्रेशर पर डिपेंड करती है। बच्चों आपको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आइडियल गैस। यहां पर ध्यान से देखना, आइडियल गैस के लिए सीपी आपके प्रेशर के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। यही पूछा हुआ था, तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। थर्ड ऑप्शन की फिर बात कर लेते हैं, CV फॉर आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन वॉल्यूम और नॉट। बच्चों कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ने के साथ CV कांस्टेंट है, तो यहां पर ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा,
इट इज ट्रू, हमने देखा, हमने अभी जाना भी कि Cp और Cv जो है वो केवल और केवल टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं फॉर आइडियल गैस, नॉट ऑन दी वॉल्यूम एंड प्रेशर। करेक्ट। फोर्थ ऑप्शन आपको दिया हुआ है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, इंटरनल एनर्जी किसी भी आइडियल गैस की टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करती है। सो इस तरीके से ये वेरी कर सकता है। सो आपका फोर्थ ऑप्शन जो है वो भी करेक्ट है, सी भी, थर्ड भी करेक्ट है। गलत है तो सेकंड ऑप्शन, और गलत ही आपसे पूछा गया था तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे मेंस 2019 में। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम 4 मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन हीटेड फ्रॉम 300 केल्विन टू 500 केल्विन changes its internal energy by 5000 joules. The molar heat capacity at constant volume is। बच्चों आपसे क्या पूछा है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर Cv पूछा गया है। ठीक है, तो आइए इसको सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में जब भी आपको इस तरीके का न्यूमेरिकल दिया गया हो बच्चों, तो सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते टाइम ही वो डेटा को नोट कर ले। तो सबसे पहले इनकी वैल्यू कितनी दी हुई है, 4। आपका यहां पर टेम्परेचर चेंज हो रहा है, डेल्टा टी कितना आया बच्चों, ये हो गया 500 माइनस 300 दैट इज 200 केल्विन। नाउ हमें दिया गया है कि चेंजेज इट्स इंटरनल एनर्जी बाय 5000 जूल, तो आपको डेल्टा यू दिया हुआ है और सीवी की वैल्यू पूछिए। तो सिंपल सा हमें फॉर्मूला लगाना है बच्चों और आंसर पाना है। फॉर्मूला क्या होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी का, डेल्टा यू इक्वल्स टू एन सीवी डेल्टा टी फॉर आइडियल गैस। ठीक है बच्चों, नाउ डेल्टा यू का वैल्यू आपका हो गया 5000, दैट विल बी इक्वल्स टू एन की वैल्यू बच्चों 4, सीवी आपको निकालना है, डेल्टा टी की वैल्यू कितनी आ गई 200। तो यहां से सीवी की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, यहां से अगर हम देखेंगे तो 50 डिवाइडेड बाय 8, तो यहां से जो वैल्यू निकल के आती है बच्चों ये आ जाएगी लगभग 6.25, और इसका यूनिट क्या हो जाएगा बच्चों, जूल पर मोल केल्विन। ठीक है, यहां से अगर हम आंसर देखेंगे बच्चों तो ये आंसर हो जाएगा आपका 6.25 जूल्स पर मोल केल्विन, और ये क्वेश्चन है बच्चों मेंस 2020 में पूछा हुआ। ठीक है, नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर द गिवन प्रोसेसेस इन्वॉल्विंग एन आइडियल गैस, assume नॉन एक्सपांशन वर्क इज 0। बच्चों ये सब टॉपिक 2 का क्वेश्चन है, ये सब टॉपिक डेल्टा यू, डेल्टा एच, क्यू, डब्ल्यू एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इस पर्टिकुलर सब टॉपिक के क्वेश्चन सब स्टार्ट हो गए हैं। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं बच्चों। सबसे पहला ऑप्शन दिया हुआ है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू होता है। तो बच्चों हमें पता है कि साइक्लिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू 0 होता है, इट इज क्लियर। सो नाउ अगर हम फर्स्ट लॉ की बात करें तो फर्स्ट लॉ होता है आपका डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। ठीक है, तो यहां से आपका डेल्टा यू अगर 0 हो जाएगा तो क्यू किसकी तरफ हो जाएगा, माइनस डब्ल्यू के बराबर हो जाएगा बच्चों। तो यहां से फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट डिपिक्शन है थर्मोडायनेमिक्स का जो फर्स्ट लॉ है उसका, क्लियर। सेकेंड ऑप्शन है आपका आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। तो बच्चों आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए डेल्टा टी क्या होता है 0, और डेल्टा टी 0 होने से डेल्टा यू भी 0 हो जाएगा, और अगेन आपका Q इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू आ जाएगा फ्रॉम फर्स्ट लॉ। अगले ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज थर्ड ऑप्शन, एडियाबेटिक प्रोसेस इक्वल्स टू डेल्टा यू इक्वल्स टू माइनस डब्ल्यू। बच्चों एडियाबेटिक प्रोसेस की बात करें तो Q 0 होगा, और Q 0 होगा तो फ्रॉम फर्स्ट लॉ क्या हो जाएगा, डेल्टा यू इक्वल्स टू 0 प्लस डब्ल्यू। तो बच्चों यहां पर माइनस डब्ल्यू नहीं आना चाहिए, प्लस डब्ल्यू आना चाहिए, तो थर्ड ऑप्शन आपका क्या है, गलत है। फोर्थ ऑप्शन आपका दिया हुआ है कि आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए डेल्टा यू क्यू के बराबर होगा। तो अगर हम आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करते हैं बच्चों, अगर वॉल्यूम चेंज 0 आपका आएगा तो हमें पता है कि जो डब्ल्यू पीवी है वो 0 आएगा, तो हम फर्स्ट लॉ से बोल सकते हैं कि डेल्टा यू विल बी इक्वल्स टू क्यू, जो कि आपका फोर्थ ऑप्शन में दिया हुआ है। तो बच्चों फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ ऑप्शंस करेक्ट है अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। थर्ड ऑप्शन आपका गलत है, और आपसे क्या पूछा गया था कि डज नॉट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द
फर्स्ट लॉ, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बच्चों थर्ड ऑप्शन। देखिए थर्ड ऑप्शन, और ये मेंस 2019 में आया हुआ क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि फॉर सिल्वर सीपी आपको दिया हुआ है 23 प्लस 0.01 इंटू टी। इफ द टेम्परेचर टी ऑफ 3 moles of silver is raised from 300 Kelvin to 100 Kelvin at 1 atm pressure, the value of delta H will be close to। तो बच्चों हमें पता है कि डेल्टा H का फॉर्मूला क्या होता है। डेल्टा H का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ एनसीपी dt। बच्चों डेल्टा H इक्वल्स टू एनसीपी डेल्टा टी हम तभी यूज करते हैं जब आपका सीपी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड ना करे, लेकिन यहां पर हम देख पा रहे हैं कि सीपी आपका जो है वो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो हमें यहां पर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो आइए बच्चों वैल्यूज पुट कर देते हैं। मोल्स कितने दिए हुए हैं, 3 मोल्स, ये आगे आ जाएगा बच्चों। अगर हम लिमिट्स की बात करें तो लिमिट्स लगेंगे टेम्परेचर की 300 से 1000। क्लियर। नाउ सीपी का जो फंक्शन हमें इन द टेम्परेचर के टर्म्स में दिया हुआ है वो है 23 प्लस 0.01 इंटू टी dt। क्लियर। नाउ इसका हम इंटीग्रेशन करते हैं और डेल्टा एच की वैल्यू निकालते हैं। इंटीग्रेशन हो जाएगा बच्चों 3 बार जैसा का जैसा ये 23 का इंटीग्रेशन 23 इंटू टी हो जाएगा बच्चों, प्लस 0.01 टी स्क्वायर अपॉन 2 इसका हो जाएगा, और लिमिट आ जाएगी बच्चों 300 से 1000। क्लियर। नाउ इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं। सोल्व करने पर आ जाएगा 3 इंटू यहाँ पर 23 का जो लिमिट पुट करेंगे बच्चों 1000 माइनस 300 दैट इज 700 हो जाएगा, प्लस 0.01 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाई यहाँ पर लिखेंगे 1000 का स्क्वायर माइनस 300 का स्क्वायर। अब बच्चों आप लोग इसका स्क्वायर करने मत बैठ जाना, यहाँ पर आपको ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला पता है, तो क्या होता है ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए माइनस बी। तो इसको हम फर्दर सोल्व करते हैं बच्चों। यहां पर ये हो जाएगा आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 23 इंटू 7, ये हो जाएगा आपका बच्चों 7 3 जा 1, उसके अलावा हो जाएगा 7 3 जा 1, 2 बच गए बच्चों, 7 2 जा 14 प्लस 2 16। ठीक है, 7 3 जा 21, 1 हो गया बच्चों, 2 ऊपर चला गया, 7 2 जा 14 16 और ये 00, प्लस यहां पर आपका हो जाएगा 0.01 अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय 100 प्लस 300 1300 प्लस 1000 माइनस 300, 1000 प्लस 300 आपका 1300 हो गया, और 1000 माइनस 300 आपका हो जाएगा 700 सॉरी 1000 माइनस 300 आपका हो जाएगा 700। ठीक है, नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये 0.01 को 2 जीरो से उड़ा देते हैं, ये हो जाएगा आपका 650। क्लियर। नाउ इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं, तो ये आता है आपका 3 मल्टीप्लाई बाई 16100 प्लस 650 को 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं बच्चों, तो ये आ जाएगा 0 5 7 5 जा 35 3 7 6 जा 42 प्लस 3 45। तो ये हो गया आपका बच्चों 3 इंटू इन दोनों का सम कर देते हैं बच्चों 0, ये हो जाएगा 5, फिर हो जाएगा 5 प्लस 1 6, फिर हो जाएगा आपका 6 प्लस 4 10, 1 ऊपर जाएगा तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, तो यहां से इसको जब हम फाइनली 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, ये आपके पास आ जाता है बच्चों 61950, और इसका यूनिट क्या आएगा, यूनिट आ जाएगा बच्चों आपका जूल। मोल से मल्टीप्लाई कर ही दिया है आपने, लेकिन ऑप्शंस को देखिए बच्चों, ऑप्शंस में आपको किलो जूल दिया हुआ है और वो भी क्लोज टू। तो बच्चों किलो जूल में क्या हो जाएगा आपका आंसर 61.95 किलो जूल। तो इसको हम बराबर लिख सकते हैं अप्रोक्स 62 किलो जूल्स के। बच्चों कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बच्चों कैलकुलेशंस कभी कभी आपको एग्जाम में मिल सकती हैं, लेकिन उन कैलकुलेशंस को इजी बनाना अपने हाथ में ही होता है। ठीक है, तो आपको
अपने सिंपल मैथमेटिक्स के टर्म्स का यूज करके उन कैलकुलेशंस को इजी बनाएंगे, तो हमारा थोड़ा सा टाइम बच जाएगा। तो इसका आंसर अगर हम देखते हैं तो फोर्थ ऑप्शन है बच्चों, ये मेंस 2019 का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से हम, अगर हमें कोई कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन भी मिलता है, हमें घबराना नहीं है, आराम से उसको सोल्व करना है और आंसर लाना है। ठीक है, चलो बहुत अच्छा क्वेश्चन था बच्चों। नाउ अगले क्वेश्चन के ऊपर मूव करते हैं। क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन है बच्चों, 5 moles of an ideal gas at 100 Kelvin are allowed to undergo reversible compression till its temperature becomes 200 Kelvin. Now, if CV is 28 joules per Kelvin per mole, calculate delta U and delta PV for this process. R की वैल्यू आपकी दी हुई है बच्चों यहाँ पर। नाउ हमें यहाँ पर दिया हुआ है n की वैल्यू, जो आपको डेटा दिया हुआ है सबसे पहले वो लिख लीजिए बच्चों। 5 मोल्स n की वैल्यू दी हुई है। नाउ टेम्परेचर कहां से कहां गया बच्चों, 100 से 200, तो डेल्टा टी की वैल्यू कितनी होगी, 100 केल्विन। नाउ हमसे पूछा गया है डेल्टा यू एंड डेल्टा पीवी। अगर हम बात करें बच्चों डेल्टा यू की, तो डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है, एन सी वी डेल्टा टी। वैल्यूज पुट कर देते हैं, 5 इंटू सीवी की वैल्यू कितनी है 28 मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये कितना हो गया बच्चों 28 मल्टीप्लाई बाई 5, 500 540, तो ये हो गया आपका 14000 जूल्स, तो ये हो गया आपका 14 किलो जूल। अब डेल्टा यू की तो वैल्यू आ गई, अब डेल्टा एच या डेल्टा पीवी कैसे निकालें, तो बच्चों हमें पता है कि डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। नाउ हमें डेल्टा पीवी की वैल्यू निकालने के लिए डेल्टा एच की वैल्यू चाहिए, तो डेल्टा एच भी हम सिंपली निकाल सकते हैं, कैसे, एन सीपी डेल्टा टी। लेकिन हमें तो सीपी तो पता ही नहीं है, सीपी कैसे आएगा बच्चों, आइडियल गैस के लिए हमें पता है सीपी इक्वल्स टू सीवी प्लस आर होता है। आर की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है बच्चों 8, तो सीवी की वैल्यू आपको दी हुई है 28, तो 28 प्लस 8 ये हो जाएगा 36, और इसका यूनिट क्या आ जाएगा बच्चों, जूल पर केल्विन पर मोल। ये वैल्यू पुट कर देते हैं बच्चों यहाँ पर, ये आ जाएगा 5 इंटू 36 मल्टीप्लाई बाई डेल्टा टी की वैल्यू सेम रहेगी, तो यहां से इसकी वैल्यू निकल के आती है बच्चों 5 3 जा 150 और 5 6 जा 30, तो ये हो जाएगा 180 जूल्स, इसका मतलब 18 किलो जूल्स। नाउ डेल्टा एच पता लग गया, डेल्टा यू पता लग गया, तो डेल्टा पीवी क्या हो जाएगा बच्चों, डेल्टा पीवी वुड बी डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू, so it will come a 18 minus 14 that is 4 किलो जूल। आइए बच्चों एक एक ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है डेल्टा यू का 14 किलो जूल, इट इज करेक्ट। डेल्टा पीवी 4 किलो जूल, अरे वाह, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पर डेल्टा यू 14 दिया हुआ है लेकिन डेल्टा पीवी 18 दिया हुआ है, ये क्या हो गया, गलत। थर्ड ऑप्शन भी क्या हो जाएगा बच्चों, गलत हो जाएगा, क्योंकि डेल्टा यू का वैल्यू 2.8 दिया हुआ है। यहाँ पर डेल्टा यू तो सही है लेकिन डेल्टा पीवी की वैल्यू गलत है, तो आपका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर हो जाता है बच्चों फर्स्ट ऑप्शन। तो कितना सिंपली फॉर्मूले का यूज करके आसानी से कैलकुलेशंस हो गई और हमें मिल गए 4 मार्क्स। बच्चों हम लोग यहाँ तक जितने भी क्वेश्चंस किए हैं आप लोग को आई होप मजा आ रहा होगा। तो जितने भी क्वेश्चंस आप लोगों से बन रहे हैं बच्चों, उन क्वेश्चंस का कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर बताइए, और हाँ इस वीडियो को एंड तक देखना है हमें, एंड तक, क्योंकि आप लोग के लिए सरप्राइज भी है। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि ड्यूरिंग कंप्रेशन ऑफ अ स्प्रिंग द वर्क डन इज 10 किलो जूल एंड 2 किलो जूल एस्केप टू द सराउंडिंग एज हीट, ओके, द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू इज। बच्चों आसान तो है क्वेश्चन लेकिन ट्रिकी है, क्योंकि आसान किस लिए है, अरे भैया फर्स्ट लॉ से हो जाएगा ना यार, आपको क्या वर्क डन दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है, और डेल्टा यू का वैल्यू निकालना है। लेकिन यहां पर ट्रिक ये है कि आपको साइन नहीं दिया हुआ, साइन इन टर्म्स ऑफ स्टेटमेंट आपको दिया हुआ है। तो देखिए आइए, W आपको वैल्यू दिया हुआ है 10 किलो जूल, दिया क्या हुआ है लेकिन कि कंप्रेशन ऑफ स्प्रिंग। अब स्प्रिंग को अगर हम कंप्रेस करेंगे तो सिस्टम के ऊपर वर्क होगा या सिस्टम के द्वारा वर्क होगा बच्चों, स्प्रिंग को कंप्रेस करने पर
ऑन द सिस्टम वर्क होता है, तो ऑन द सिस्टम वर्क क्या होता है, पॉजिटिव होता है। क्लियर। अगला आपको दिया हुआ है कि 2 किलो जूल एस्केप्ड टू द सराउंडिंग एज हीट, आपके सिस्टम से 2 किलो जूल हीट सराउंडिंग में चली गई है, तो क्यू का वैल्यू क्या आएगा बच्चों, क्योंकि आपके सराउंडिंग में गई है एनर्जी, तो ये हो जाएगा -2 किलो जूल्स। अब ये विद साइन वैल्यूज हम यहाँ इस फॉर्मूले में रख देते हैं बच्चों। क्यू का वैल्यू है -2 और डब्ल्यू का वैल्यू कितना है, +10, तो ये कितना हो गया, +8 किलो जूल। ठीक है बच्चों, तो यहां से हमारा आंसर जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू से फर्स्ट ऑप्शन। आइए देखते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शन, बहुत ही आसानी से आंसर आ गया है बच्चों। यहां पर केवल और केवल जो ट्रिक थी वो आपको ये साइन निकालने की ट्रिक थी, अदरवाइज क्वेश्चन में कुछ भी दम नहीं था। तो मेंस में जनरली देखा गया है बच्चों कि इसी टाइप के ट्रिकी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है बच्चों, आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन बाय अ गैस दैट अंडरगोज अ रिवर्सिबल एक्सपांशन अलोंग द पाथ एबीसी शोन इन फिगर इज। बच्चों आपको वर्क डन निकालना है। ठीक है, आइए सोल्व करते हैं। पीवी ग्राफ दिया हुआ है, अरे सर वर्क डन निकालना है तो एरिया कैलकुलेट कर लो भैया, एरिया कैलकुलेट। ये एरिया निकालना है और इसमें इस एरिया को ऐड कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक ट्रिक है, इतना आसान भी नहीं है। यहां पर अगर आप ध्यान से देखोगे तो बच्चों जो ओरिजिन ऑफ द ग्राफ है वो कितना है, 2,2, मतलब 0,0 नहीं है। तो यहां पर यही ट्रिक था बच्चों। इस ट्रिक को अगर आपने पकड़ लिया तो आप ये क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर लोगे। तो W हमें पता है, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। क्लियर। नाउ एरिया अंडर द कर्व क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो इसको लिखते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल। वैल्यूज पुट कर देते हैं बच्चों। W जो है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू विड्थ। तो आपकी लेंथ कितनी, 8 - 2 हो जाएगी बच्चों। और यूनिट क्या है बच्चों, पास्कल है, तो कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा यूनिट चल रहा है। और एक्स एक्सिस पर आपका वॉल्यूम जो दिया हुआ है मीटर क्यूब में दिया हुआ है। और ये वाली जो लेंथ है बच्चों ये भी कितनी हो जाएगी, 8 - 2 दैट इज 6, प्लस इस ट्राइंगल का एरिया। इस ट्राइंगल का एरिया क्या आएगा, हाफ इंटू लेंथ इंटू विड्थ। कितना है, बेस इंटू हाइट बोल लीजिए। बेस आपका है कितना, 12 - 8 दैट इज 4। या फिर आप ऊपर से नीचे अगर देखेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 8 - 2 दैट इज 6। क्लियर। तो यहां से ये कट गया बच्चों 2 टाइम्स, तो आपका आंसर कितना आ गया, 36 प्लस 6 इंटू 2 12। ये आपका आंसर हो जाएगा 48। और आंसर किस में आया बच्चों, पास्कल इंटू मीटर क्यूब में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, 48। आइए देखते हैं, क्वेश्चन का आंसर है 48 और ये क्वेश्चन आया हुआ है मेंस 2020 में। तो बच्चों आपने देखा कि किस तरीके से एप्लीकेशन तो बहुत आसान था, आपको W का मैग्नीट्यूड सिर्फ निकालना था, लेकिन ट्रिक थी कि आपको ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना था, बस आपका आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, इसी तरीके के मेंस में जो क्वेश्चंस आते हैं जनरली वो ज्यादा डेप्थ में ना पूछकर इसी तरीके की जो छोटी छोटी ट्रिक्स होती है बच्चों वो छुपी रहती है। और अगर आपने उस ट्रिक को पकड़ लिया तो आपका क्वेश्चन का सही आंसर आने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है बच्चों, इसी के साथ आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि अ सिस्टम डज 200 जूल्स ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब्स 150 जूल्स ऑफ हीट, द मैग्नीट्यूड ऑफ द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज। अगेन फर्स्ट लॉ के ऊपर क्वेश्चन है बच्चों, बहुत इजी वे में हो जाएगा। डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। इसने बच्चों ध्यान देना यहां पर केवल मैग्नीट्यूड पूछा है, मतलब विद साइन आपको आंसर नहीं लिखना है। ठीक है, नियरेस्ट इंटीजर में आंसर देना है लेकिन विद साइन नहीं देना है, वरना थैंक यू हो जाएगा, गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। ठीक है, नाउ देखते हैं क्या दिया हुआ है कि सिस्टम डज 200 जूल्स ऑफ वर्क। तो अगर बच्चों सिस्टम वर्क करेगा तो W की वैल्यू -200 जूल्स आएगी या प्लस आएगी। सिस्टम के द्वारा किया गया वर्क नेगेटिव होता है तो यह हो जाएगा -200 जूल्स। क्लियर। नाउ अगर हम हीट की बात करें तो एट द सेम टाइम एब्जॉर्ब्स यानी कि
हीट आपके सिस्टम के अंदर आ रही है तो Q कितना हो जाएगा बच्चों, प्लस 150 जूल्स। इज इट क्लियर? नाउ वैल्यूज पुट कर दीजिए बच्चों, तो डेल्टा यू का वैल्यू कितना आ जाएगा, 150 माइनस 200, तो ये हो जाएगा माइनस 50 जूल्स। अब बच्चों इसका आंसर माइनस 50 नहीं डालना है, मैंने पहले भी बोला है, इसका आंसर आपको मैग्नीट्यूड जस्ट उसने पूछा है, इसका आंसर हो जाएगा 50 जूल्स। ठीक है, बस इतनी सिंपल सी ट्रिक थी कि बस केवल मैग्नीट्यूड वर्ड पकड़ लिया तो आपका आंसर आ जाएगा। तो आंसर देखिए इसका 50, और ये मेंस 2021 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो आप लोग देख पा रहे होंगे अब तक जो जनरल ट्रेंड रहा है कि क्वेश्चन में ज्यादा इतना दम नहीं रहता है, लेकिन उसमें कुछ ट्रिक छुपी हुई रहती है। ठीक है, उसी को हमें पकड़ना है और 4 मार्क्स पाना है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सब टॉपिक नंबर 4 से अब क्वेश्चंस स्टार्ट हो चुके हैं। क्वेश्चन है, कंसिडर द रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन ऑफ एन आइडियल गैस इन अ क्लोज्ड सिस्टम एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर्स, दैट इज T1 एंड T2, और यहां पर दिया हुआ है बच्चों कि T1 इज लेस देन T2। द करेक्ट ग्राफिकल डिपिक्शन ऑफ द डिपेंडेंस ऑफ वर्क डन ऑन द फाइनल वॉल्यूम V इज। तो बच्चों आपको यहां दिया हुआ है रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन। तो बच्चों रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपांशन के लिए वर्क डन क्या होता है, माइनस nRT ln VB अपॉन VA, जहां पर A और B आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन है, इस तरीके से लिख सकते हैं हम। नाउ इसने केवल और केवल क्या पूछा है बच्चों, डिपिक्शन ऑफ वर्क डन, तो यहां पर केवल और केवल मैग्नीट्यूड की यहां पर बात हो रही है बच्चों। ठीक है, इसने केवल और केवल देखो मैग्नीट्यूड की बात की है सारे ग्राफ में, मोड ऑफ W, तो मोड ऑफ W अगर हम निकालेंगे तो बच्चों यहां से ये माइनस साइन हट जाएगा, यहां से ये माइनस साइन हट जाएगा, क्योंकि मोड लगाते पॉजिटिव वैल्यू हो जाती है। नाउ इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो ये हो जाएगा nRT ln VB माइनस nRT ln VA। अब बच्चों ध्यान से देखना है कि मोड ऑफ W का आपको ग्राफ प्लॉट करना है अगेंस्ट द ln V। ठीक है, तो अगर ग्राफ का स्लोप हम देखें तो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या, बिल्कुल सर टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जो सेकंड वाला ग्राफ होगा उसका स्लोप ज्यादा होगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले यहां पर स्लोप इसका ज्यादा है, करेक्ट है, यहां पर भी इसका ज्यादा है, यहां पर भी इसका ज्यादा है, यहां पर भी इसका ज्यादा है, इससे तो आंसर नहीं आया। दूसरी बात करते हैं बच्चों, यहां पर देखिए ये इंटरसेप्ट है, इंटरसेप्ट किसका ज्यादा होगा, टेम्परेचर ज्यादा, तो निगेटिव में वैल्यू ज्यादा होगी सेकंड केस में। आइए देखते हैं, सबसे पहला तो इंटरसेप्ट नेगेटिव होगा, तो यहां पर इंटरसेप्ट पॉजिटिव आ रहा है, तो फर्स्ट ऑप्शन हो गया आपका गलत। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन में फर्स्ट केस में इंटरसेप्ट आपका यहां से यानी कि ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, सेकंड केस में आपका इंटरसेप्ट इस तरीके से यानी कि नीचे, तो माइनस में ज्यादा वैल्यू है बच्चों, ये पॉसिबल हो सकता है। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, दोनों का इंटरसेप्ट क्या दिया हुआ है, पॉजिटिव, तो ये तो ऐसे ही गलत हो गया। फोर्थ ऑप्शन में क्या दिया हुआ है आपका, दोनों के दोनों इंटरसेप्ट 0, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो बच्चों आपका जो मोस्ट प्रोबेबल आंसर है वो कौन सा ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन। आइए देखते हैं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सेकंड ऑप्शन, एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2019। तो बच्चों आसानी से आपको फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूले का एप्लीकेशन देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है, सिंपल मैथमेटिक्स लगानी और आपको आंसर पाना है। मूविंग फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि एन आइडियल गैस अंडरगोज आइसोथर्मल कंप्रेशन फ्रॉम 5 मीटर क्यूब टू 1 मीटर क्यूब अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। Heat released in this process is used to increase the temperature of 1 mole of aluminium. ध्यान से समझना बच्चों, if molar heat capacity of aluminum is 24 mole per Kelvin, the temperature 24 joule per mole per Kelvin, the temperature of aluminium increased by is। अब ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझते हैं। आओ, सबसे पहला क्या हुआ कि आपने आइडियल गैस जो है उसको किया कंप्रेस। ठीक है, कंप्रेस किया कहां से कहां तक, 5 मीटर क्यूब से 1 मीटर क्यूब तक अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। तो बच्चों कांस्टेंट प्रेशर के अगेंस्ट आपने क्या किया, इसको कंप्रेस किया है। नाउ अब बोल रहा है कि ऑब्वियस सी बात है कि
जब अपन गैस को कंप्रेस करेंगे तो वहां से हीट रिलीज होगी। उस हीट रिलीज जो हुई इस पर्टिकुलर प्रोसेस में, उसका क्या यूज किया गया, एल्यूमिनियम का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, और एल्यूमिनियम का मास दिया हुआ है आपको 1 मोल। ठीक है बच्चों, 1 मोल इसके मोल्स दिए हुए हैं, इसका टेम्परेचर कितना बढ़ा यही पूछा गया है। तो आइए सबसे पहले तो ये निकाल ले कि यहां से इस पर्टिकुलर प्रोसेस में कितनी हीट रिलीज हुई, तो हमारा मामला सेट हो जाएगा। आइए बच्चों फर्स्ट लॉ लगाते हैं, डेल्टा यू इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू। यहां कुछ दिया हुआ है क्या, आइसोथर्मल, तो आपका डेल्टा यू तो 0 हो गया, तो क्यू किसके बराबर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस डब्ल्यू के। ओके, नाउ कौन सी प्रोसेस है बच्चों, ये आइसोथर्मल तो है लेकिन अगेंस्ट कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर, मतलब इरिवर्सिबल प्रोसेस हुई। तो आपका डब्ल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस पी एक्सटर्नल इंटू डेल्टा वी। सिंपली पुट कर दीजिए, तो क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों आपके, प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। नाउ दिस हीट इज यूटिलाइज्ड बाय दिस एल्यूमिनियम, दैट इज 1 मोल, और इसका टेम्परेचर कितना बढ़ेगा, तो बच्चों यहां से ये जो हीट रिलीज होगी इसकी हीट इंक्रीज में काम आई होगी। उसका फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, एन सी डेल्टा टी। किसी भी मटेरियल का अगर हम टेम्परेचर डेल्टा टी से बढ़ाते हैं एन मास का, तो उसकी हीट कैपेसिटी के मल्टीप्लीकेशन में जो आता है वो टोटल हीट आता है बच्चों। इस तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं। आइए पी एक्सटर्नल डेल्टा वी की बात करते हैं, तो एक्सटर्नल प्रेशर आपको दिया हुआ है 4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। डेल्टा वी कितना आएगा बच्चों, 1 माइनस 5, कितना आया 1 माइनस 5, तो यहां से हो जाएगा कितना 4। क्लियर है बच्चों, यहां से हो जाएगा आपका 4। अब यहां पर 1 माइनस 4 निगेटिव आ रहा है, क्यों, अब ये क्यों नेगेटिव क्यों आया, क्योंकि हीट रिलीज हो रही है सिस्टम के रेस्पेक्ट में। अब बच्चों अगर हम एल्यूमिनियम के रेस्पेक्ट में बात करेंगे तो यहां तो एब्जॉर्ब होगा, तो हमें यहां पर पॉजिटिव साइन लगा देना है। क्यों, क्योंकि एल्यूमिनियम हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, एब्जॉर्ब करेगा तो डेल्टा टी पॉजिटिव आएगा। नाउ इसके मोल्स हमें कितने दिए हुए हैं 1, सी की वैल्यू हमें दी हुई है 24, और डेल्टा टी हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा, सिंपली 16 अपॉन 24 केल्विन। तो कितना आ गया बच्चों, ये 8 से कट जाएगा, 2/3 केल्विन। तो एक ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3/2 नहीं होगा, 2/3 करेक्ट आंसर। तो यहां से हमने देखा कि एक सिस्टम से जो हीट रिलीज हुई वो दूसरे सिस्टम ने किस तरीके से यूटिलाइज की और अपना टेम्परेचर बढ़ाया, और उसका आंसर कितना आया 2/3 केल्विन। आइए बच्चों इसका ऑप्शन देखते हैं, सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर, यानी कि हमारा आंसर सही है। दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन मेंस 2019। क्लियर बच्चों, आई होप आप लोगों को अब तक बहुत मजा आ रहा होगा, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, सोल्व करने में भी आप लोगों को मजा आ रहा होगा। बच्चों यही मजा बरकरार रखिए क्योंकि अभी और मजा आने वाला है। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि व्हेन 5 मोल्स ऑफ हीलियम गैस एक्सपांड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट 300 केल्विन फ्रॉम 10 लीटर टू 20 लीटर्स, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन्ड इज। ठीक है बच्चों, यहां पर आपको प्रोसेस दी हुई है रिवर्सिबली एंड आइसोथर्मली, और आपसे पूछा गया है कि मैक्सिमम वर्क कितना आया। तो हमें पता है कि रिवर्सिबल आइसोथर्मल में जो मैक्सिमम वर्क आता है वो कितना आता है, आपको केवल और केवल मैक्सिमम वर्क निकालना है, तो एक तरीके से मोड ही निकालना है बच्चों। तो ये हो जाएगा nRT ln V2/V1 सिंपली। ठीक है, नाउ वैल्यूज पुट करते हैं। n की वैल्यू कितनी दी हुई है 5, r की वैल्यू यहां पर दिया हुआ है बच्चों 8.3, टेम्परेचर आपका दिया हुआ है बच्चों दैट इज 300 केल्विन मल्टीप्लाई बाय ln V2 की वैल्यू है 20 लीटर्स, और V1 की वैल्यू जो है वो है बच्चों 10 लीटर्स। अब यहां पर एक ध्यान देना बच्चों कि ln में है तो डायरेक्ट लॉग की वैल्यू नहीं पुट करनी है, पहले इस ln को लॉग में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, 5 इंटू, चलो इसको हम मल्टीप्लाई कर ही लेते हैं, 5 इंटू 300 हो जाएगा 1500 मल्टीप्लाई बाय 8.3 मल्टीप्लाई बाय ln जो है वो लॉग में अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो हमें पता है कि 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, और ln2 जो अब log 2 में कन्वर्ट हो जाएगा इसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.3010। नाउ अगर हम बच्चों
इस पर्टिकुलर कैलकुलेशंस को पूरा सोल्व करते हैं तो यहाँ से आप लोग को मिलेगा, सिंपली बच्चों आप लोग को मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से अगर हम आपको बताएं तो आंसर जो आता है बच्चों 8630। बहुत आसान सी कैलकुलेशन है बच्चों, आप लोग आराम से कर सकते हैं इसको। 8630 जूल्स में आपका आंसर आता है, दैट इज 8630 जूल्स। ठीक है बच्चों, नाउ दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन 2022। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, सब टॉपिक नंबर लास्ट यानी कि 5 जो है आइसोकोरिक आइसोबारिक पॉलीट्रोपिक फ्री एक्सपांशन प्रोसेस। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि एन आइडियल गैस इज अलाउड टू एक्सपांड फ्रॉम 1 लीटर टू 10 लीटर अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 1 बार, द वर्क डन इन किलोजूल इज। बच्चों यहां पर वर्क डन हमें निकालना है, देखते हैं प्रोसेस कौन सी है, कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर यानी कि आइसोबारिक प्रोसेस है, तो W कितना हो जाएगा बच्चों, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V। ओके ठीक है, वैल्यूज पुट करते हैं। प्रेशर कितना है बच्चों, 1 बार, माइनस 1 बार लिख देते हैं बच्चों, ठीक है 1, और डेल्टा V कितना आ जाएगा, यहां पर आपको दिया हुआ है कि 1 लीटर से 10 लीटर तो आ जाएगा 9 लीटर्स, ये हो गया आपका बार इंटू लीटर। लेकिन अगर हमसे देखें तो हमसे पूछा गया है किलो जूल्स में आंसर, तो बार इंटू लीटर को किलो जूल में हम कन्वर्ट करेंगे बच्चों, तो ये कितना हो जाएगा -1 या -9 हो गया। बार इंटू लीटर में होता है बच्चों हंड्रेड्स ऑफ जूल्स, ये हो जाएगा आपका -900 जूल्स। अब ऑप्शन चेक करते हैं, ऑप्शन है किलो जूल में, तो इसको किलो जूल में भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ये हो जाएगा माइनस के अंदर आपका जो आंसर है ये हो जाएगा -0.9 किलो जूल्स। ऑप्शन देखते हैं, पहला गलत है, नहीं होगा, दूसरा नहीं होगा, तीसरा हो जाएगा, फोर्थ भी नहीं होगा, तो हमारा आंसर क्या आ गया बच्चों, थर्ड ऑप्शन। आइए देखते हैं मेंस 2019 का क्वेश्चन और जिसका आंसर हम इजीली निकाल चुके हैं बच्चों। सिंपली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था, आराम से हमने वैल्यूज डाली, बस ये ट्रिक था यहाँ पर कि 1 बार इंटू लीटर आपको पता होना चाहिए या फिर कन्वर्ट करना आना चाहिए। लेकिन बच्चों मैंने आप लोगों को क्लास में बता रखा है 1 बार इंटू लीटर 100 जूल्स के बराबर होता है, और ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ध्यान रखेंगे तो सोचो कन्वर्ट करने का कितना टाइम हमारे पास बच जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से एक और चीज मैं आप लोग को बता देता हूं, दैट इज 1 ATM इंटू लीटर, ये होता है आपका 101.3 जूल्स। तो बच्चों ये डेटा जितना ज्यादा आप मन याद रखेंगे यहां पर कैलकुलेशंस में अपने को मदद होगी। क्लियर? मूविंग फॉरवर्ड अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है कि 5 मोल्स ऑफ एन आइडियल गैस एट 1 बार एंड 298 केल्विन इज एक्सपांडेड इनटू वैक्यूम टू डबल द वॉल्यूम, द वर्क डन इज। वो ट्रिकी क्वेश्चन है बच्चों, ये यहां पर ऑप्शंस भी तगड़े तगड़े आप लोग को दिए हुए हैं। आइए देखते हैं, ये वर्ड देखिए बच्चों, गैस को एक्सपांड किया गया किसमें, इनटू द वैक्यूम, यानी कि आपका एक्सटर्नल प्रेशर क्या है, 0। और हमें पता है कि अगर आप फ्री, ये कौन सा प्रोसेस हो गया बच्चों, एक्सटर्नल प्रोसेस 0, सॉरी प्रेशर 0 है, तो क्या फ्री एक्सपांशन प्रोसेस हो गई बच्चों आपकी, बिल्कुल सही। तो फ्री एक्सपांशन प्रोसेस में P एक्सटर्नल 0 होने की वजह से आपका जो W आता है वो क्या P एक्सटर्नल डेल्टा V होता है, और P एक्सटर्नल 0 होगा तो W क्या होगा, 0। तो बच्चों कुछ नहीं करना था, अगर आपको पता है कि फ्री एक्सपांशन प्रोसेस है तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 0। दैट इज फोर्थ ऑप्शन। देखिए मैं इस 2020 में आया हुआ ये क्वेश्चन है जिसको हम पेन चलाने की भी जरूरत नहीं, डायरेक्ट केवल एक लाइन पकड़ ली, एक्सपांडेड इनटू वैक्यूम P एक्सटर्नल 0 W 0, डायरेक्ट आंसर है, 10 सेकंड मात्र, 4 मार्क्स के लिए। क्लियर? आई होप आप लोग को मजा आ रहा होगा। मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए, क्वेश्चन है कि एट 25 डिग्री सेल्सियस 50 ग्राम ऑफ आयरन रिएक्ट्स विद HCl to form FeCl2. The evolved hydrogen gas expands against a constant pressure of 1 bar. The work done by the gas during this expansion is. बच्चों यहां पर थोड़ी सी केमिस्ट्री लगेगी, अब केमिस्ट्री में भी IOC लगेगी। क्या है कि
आयरन ने HCl के साथ रिएक्शन की, यानी कि फेरस ने HCl के साथ रिएक्शन की और यहां से बना FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। इसको सबसे पहले तो बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा देंगे तो बैलेंस हो जाएगी। 2 Cl 2 Cl 2 हाइड्रोजन 1 Fe। नाउ यहां पर दिया क्या है, इसका दिया हुआ है 50 ग्राम्स। 50 ग्राम्स को अपन मोल्स में कन्वर्ट करना चाहे बच्चों तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। इसका मोल्स हो जाएंगे N ऑफ Fe 50 डिवाइडेड बाय इसका मोलर मास दिया हुआ है 55.85। क्लियर, ये हो गए इसके मोल्स। अब इसके एक मोल से H2 का कितना मोल मिलता है बच्चों, एक। स्टोइकोमेट्री से हम पता कर सकते हैं। तो बच्चों इसके इतने मोल से क्या जो NH2 आएगा फ्रॉम द रिएक्शन वो भी इतना ही आएगा क्या, दैट इज 50 अपॉन 55.85 मोल्स। ओके, तो नाउ हाइड्रोजन गैस के अपने को मोल्स पता लग गए। स्टार्टिंग में कोई भी गैस थी नहीं, बाद में केवल हाइड्रोजन गैस निकली। तो क्या होगा, जो वर्क डन होगा आपका केवल और केवल किसकी वजह से होगा बच्चों, हाइड्रोजन गैस की वजह से। क्लियर। नाउ अगर हम वॉल्यूम की बात कर लें तो V1 जो है किसी भी गैस का वो कितना है, 0, और V2 किसके बराबर होगा, केवल और केवल H2 के बराबर। इसको हम निकाल लेते हैं फ्रॉम PV इक्वल्स टू nRT। यहां से VH2 कितना आ जाएगा, nRT बाई P। क्लियर। नाउ हमसे पूछा गया है कि वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन। आइए बच्चों, वर्क डन क्या हो जाएगा, कौन सी प्रोसेस है बच्चों ये, अगेंस्ट अ कांस्टेंट प्रेशर। तो ये हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1 करेंगे बच्चों। तो V1 तो क्या है, 0, कोई गैस है ही नहीं आपकी। तो ये हो जाएगा P एक्सटर्नल इंटू V2, और V2 किसके बराबर है, सिंपली VH2 के। तो यहां से हो जाएगा माइनस P एक्सटर्नल कितना है, 1 बार, VH2 क्या हो जाएगा, NH2 यानी कि 50 अपॉन 55.85। ये क्या हो जाएगा बच्चों, VH2 विल बी योर nRT बाई P। तो ये क्या हो जाएगा 55.85। ये हो गया मोल्स ऑफ हाइड्रोजन। नाउ R की वैल्यू आपको दी हुई है बच्चों 8.314। और क्या बचा बच्चों, टेम्परेचर। टेम्परेचर की वैल्यू कितनी दी हुई है, यहां पर आपको टेम्परेचर की वैल्यू दी हुई है 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 298 केल्विन। और नीचे क्या आ जाएगा, प्रेशर। प्रेशर कितना है, कांस्टेंट प्रेशर है 1 बार। क्लियर। तो यहां से 1 बार ऊपर और नीचे तो एक तरीके से कट ही जाएगा, तो आपको यूनिट्स की भी टेंशन लेने की जरूरत यहां पर है नहीं। ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1। नाउ अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहां से आपका जो आंसर आता है, आप लोग इसको इजीली सॉल्व करते हैं, बस केवल कैलकुलेशंस करनी है बच्चों, और यहां से आंसर निकल के आता है आपका 2218। इसको सोल्व करना बच्चों, यहाँ पर वीडियो पोस्ट करना, पूरी कैलकुलेशंस करना, फिर आपका आंसर मैच करना है। और इसका जो यूनिट आएगा बच्चों वो क्या आएगा, जूल्स। क्लियर। तो आपका आंसर आ गया, वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन इज, और माइनस भी आएगा बच्चों आगे। माइनस क्यों आया, क्योंकि एक्सपांशन वर्क है, और हमसे अगर इसने एक्सपांशन वर्ड यहाँ पर यूज कर लिया बच्चों, तो हमें यहाँ पर +2218 ही आंसर करना है, माइनस में नहीं लिख देना है, अदरवाइज थैंक यू हो जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने एक्सपांशन ऑलरेडी बोल दिया है बच्चों। अगर वो केवल और केवल वर्क डन बाय द वर्क डन पूछता केवल बच्चों, तो अपन लिखते -2218, लेकिन उसने वर्क डन बाय द गैस ड्यूरिंग दिस एक्सपांशन, बाय द गैस लिख दिया ना यार, तो बाय द गैस लिख दिया, तो आप यहाँ पर साइन को ऑलरेडी उसने इंक्लूड कर लिया है, माइनस को। क्लियर। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बच्चों मेंस 2021 में। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1 mole of an ideal monoatomic gas is subjected to changes as shown in the graph. The magnitude of the work done by the system या on the system, मैग्नीट्यूड बताना है केवल, is। बच्चों अगर हम लोग इस ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो P वर्सेस V में यह ग्राफ दिया हुआ है। अगर हम इसको ध्यान से समझते हैं बच्चों, तो हमें निकालना है ये वाला एरिया हमें अगर मिल जाए तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा, आंसर ही आ जाएगा W का। अब इसको निकाले कैसे, यही तो सबसे बड़ी समस्या है।
इसको निकालने के लिए आपका 1 से 2 जो प्रोसेस है इसका पूरा एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा और फिर यहां से इसको माइनस करना पड़ेगा। क्लियर? ये तो निकालना है, इसको माइनस करना है। सो इस एरिया को निकालने के लिए बच्चों अपन क्या लिख सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व क्या हो जाएगा, W12। बच्चों W23 तो 0 हो ही जाएगा, तो W12 में से अगर हम माइनस कर देते हैं W31 तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तो चाहिए था अपने को। आइए W12 लिखते हैं। W12 क्या है बच्चों, आइसोबारिक प्रोसेस और एरिया अंडर द 1-2 कर्व विल बी योर आंसर ऑफ W12। तो एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा बच्चों, प्रेशर है 1, वॉल्यूम में कितना चेंज आया 40 से 20 यानी कि 20। क्लियर? नाउ 1 से 2 में गए प्लस आएगा बच्चों, लेकिन एक्सपांशन हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क हो जाएगा। यहां तक क्लियर है मामला। माइनस W31 की बात करते हैं। अब W31 क्या आपका आइसोथर्मल प्रोसेस है बच्चों? बिल्कुल सर। तो W31 आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन होता है वो माइनस NRTln V2/V1 होता है क्या? बिल्कुल सही। यहां से हम देखते हैं बच्चों, अब यूनिट्स का जरूर ध्यान रखना बच्चों। ये आपका है बार इंटू लीटर में, तो ऐसा करते हैं ये बार इंटू लीटर में है और आपका जो क्वेश्चन पूछा गया है वो जूल्स में पूछा गया है, तो इसको बार इंटू लीटर को हम कन्वर्ट कर देते हैं जूल्स में, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया आपका -2000। ओके, ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस। अब बच्चों किसी भी गैस के लिए एनआरटी अगर पूछा गया है तो आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए इस पॉइंट पर या इस पॉइंट पर क्या चाहिए आपको, ये लिख सकते हैं क्या अपन, P1V1 विल बी इक्वल्स टू NRT। N कांस्टेंट है, R कांस्टेंट है, आइसोथर्मल है तो टेम्परेचर कांस्टेंट, तो NRT को हम रिप्लेस कर सकते हैं किससे, P1V1 से या फिर P3V3 से। क्लियर? तो आइए रिप्लेस कर देते हैं, माइनस माइनस प्लस हो गया। P3 आपका कितना है बच्चों 0.5 मल्टीप्लाई बाई V3 कितना है 40 मल्टीप्लाई बाई आपका आ जाएगा ln के अंदर, तो ऐसा करते हैं ln को भी लॉग में कन्वर्ट कर ही देते हैं। ये हो जाएगा आपका 2.303 इंटू लॉग के अंदर क्या आ जाएगा बच्चों 1, ये देखो 20/40, ये क्या आ जाएगा 20/40। क्लियर? ये आ गया आपका 20/40। ठीक है, चलो नाउ यहां से हम आगे बढ़ते हैं। आपको सिंपली अगर करना था ना बच्चों यहां पर, तो क्या करना था, इस वर्क में से इसको माइनस करना था, यानी कि आपको डिफरेंस बस निकालना था इसका और इसका। तो अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये निगेटिव आ रहा है बच्चों, तो हम इसको ऐसा करते हैं पॉजिटिव लिख देते हैं। ठीक है, अब आगे सोल्व करते हैं। 2000 माइनस, ये माइनस में हो जाएगा बच्चों, माइनस में आपका ये आ जाता है 20 मल्टीप्लाई बाई 2.303 मल्टीप्लाई बाई लोग कितना आ जाएगा 2, लोग 2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है क्या 0.3, ये दिया हुआ है। क्लियर? तो यहां से जब हम इसको सोल्व करते हैं बच्चों, और हाँ एक चीज और, यहां पर हम एक चीज भूल गए हैं कि ये जो प्रेशर अपन ने 0.5 बार और लीटर में वॉल्यूम लिखा है, तो इसको हमें 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ पर। तो इसको बच्चों 100 से भी मल्टीप्लाई कर लीजिए, क्योंकि हमने देखा है 1 बार इंटू लीटर किसके बराबर होता है 100 जूल्स के बराबर। अब इसको जब हम सोल्व करते हैं बच्चों, तो आप आराम से सोल्व कर सकते हैं। इसका आंसर लगभग आता है 620 जूल्स, यानी कि 620 जूल्स। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक तरीके से आसान के साथ साथ ट्रिकी था। ट्रिक इसमें बस यही थी कि आपको ये पता लगाना था कि ये जो कर्व दिया हुआ है 3 से 1, ये कौन सी प्रोसेस है, आइसोथर्मल प्रोसेस। और आइसोथर्मल प्रोसेस का जो वर्क डन है वो हमें पता है बच्चों, और वर्क डन हमने निकाल लिया। हमें सिंपली केवल और केवल डिफरेंस निकालना था, इसलिए बच्चों मैंने यहाँ पर इसको आगे वाली चीज को, ऊपर वाले को पॉजिटिव रख लिया और नीचे वाले को क्या, पीछे वाले को मैंने क्या रख लिया, नेगेटिव रख लिया। डिफरेंस यहाँ पर पता लग गया, आपका जो आंसर है वो आ जाएगा। क्लियर? और सिंपली पूछा भी यही था कि मैग्नीट्यूड बताना है वर्क डन का, बाय द सिस्टम हो या ऑन द सिस्टम, तो आपका क्या आ जाएगा आंसर 620 जूल्स। क्लियर बच्चों? ओके, तो हम लोगों ने
थर्मोडायनेमिक्स 1 के जितने भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस थे, बेहतरीन क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस 5 ईयर्स में पूछे गए हैं, वो सोल्व कर लिया बच्चों, ठीक है, एनालिसिस के साथ। नाउ मैंने जो आप लोगों को बताया था कि आपके लिए एंड में सरप्राइज है, तो बच्चों सरप्राइज ये है कि आपकी ये जो जर्नी है जिसमें आप लोग 2 साल तक तैयारी करते हो, तो यार काफी अप्स एंड डाउन्स आते हैं। कभी कभी आप अपने आप को डिमोटिवेटेड फील करते हो, कभी कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता, कोई चैप्टर समझ में नहीं आता, कोई टॉपिक समझ में नहीं आता, या कोई और सर्कमस्टेंसेस हो जाते हैं, पर्सनल हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम डिप्रेस्ड हो जाते हैं या डिमोटिवेटेड हो जाते हैं। लेकिन बच्चों ये 2 साल की जो जंग है, इसको आप अगर कंसिस्टेंटली मोटिवेटेड रहकर जीत लोगे या जीतने की कोशिश करोगे, तो उसमें हम लोग भी आपके साथ रहेंगे। तो बच्चों ये जो सीरीज अभी चल रही है उड़ान सीरीज, इसके ऊपर मेरे एक साथी ने आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए एक कविता लिखी है। अब बच्चों जैसा कि मैंने आप लोगों को शुरू में बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री के हम 4 पार्ट लेकर आने वाले हैं। पार्ट 1 आज कंप्लीट हो गया, तो ये कविता का जो पहला स्टेंजा है ये आप लोग के सामने यहाँ पर है, आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए। और इस कविता के 4 स्टेंजाज हैं, ये हर पार्ट के एंड में आप लोग को मिलते रहेंगे। तो सबसे पहले पार्ट 1 का जो इस कविता का पहला स्टेंजा है, मैं आप लोग को पढ़ के सुनाता हूं और इसका मतलब भी समझाता हूं। उलझनों से इस सफर में सुलझ के तुमको जाना है, उलझनों से इस सफर में सुलझ के तुमको जाना है, मन से अपने अंतर मन की दूरी को मिटाना है। पहचान पाओगे खुद को तुम पहुंचोगे जब तुम ऊंचे आसमान, पहचान पाओगे खुद को तुम पहुंचोगे जब तुम ऊंचे आसमान, बहने दो चलने दो रोको मत अपनी ये उड़ान। बच्चों ये उड़ान सीरीज के लिए आप लोगों को और ज्यादा ऊंची उड़ान भरने के लिए, मोटिवेट करने के लिए लिखा गया है। मैं समझाता हूं आप लोगों को। पहली लाइन है कि उलझनों से इस सफर में सुलझ के तुमको जाना है। यार 2 साल का काफी लंबा सफर होता है, काफी सारी दिक्कतें आती, लेकिन इन सारी उलझनों से अपने को निकलना है, सुलझना है और आगे बढ़ना है। दूसरी लाइन है बच्चों, मन से अपने अंतर मन की दूरी को मिटाना है। कभी कभी जो मन में अपने आप के ऊपर शंका हो जाती है ना कि यार मेरे से तो नहीं हो पाएगा, उस दूरी को खत्म करना है और हमेशा खुद को बोलना है कि मैं जेईई का एग्जाम क्रैक कर सकता हूं और आईआईटी पहुंच सकता हूं। ठीक है बच्चों, तो इस दूरी को खत्म करना है। अगली लाइन है, पहचान पाओगे खुद को तुम पहुंचोगे जब तुम ऊंचे आसमान। जब बच्चों आप लोगों का फ्रूटफुल रिजल्ट्स आएगा जेईई एडवांस एग्जाम में, तब तुम्हें पता लगेगा कि यार मैं तो बेवकूफी था जो अपने आप पर डाउट करता था या डिप्रेस्ड रहता था। क्योंकि यार एडवांस का एग्जाम आप ही ने तो क्रैक किया है, आप ही ने तो फोड़ा है, तो आप अपने आप को पहचान पाओगे कि तुम कितने ऊंचे आसमान तक पहुंच सकते हो। ठीक है, तो बच्चों बहने दो, यानी कि अगर कुछ आप लोगों के सामने दिक्कत आएगी तो पानी की तरह हम बहेंगे। चलने दो, किसी भी रास्ते, कोई भी डगमगाते हुए रास्ते आ जाएं, उस पर हम नहीं रोकेंगे। रोको मत तुम अपनी ये उड़ान, और अपनी इस ऊंचाइयों तक पहुंचने के लिए अपनी ये उड़ान भरते चलो और आगे बढ़ते रहो। बच्चों इसी स्टेंजा को खत्म करते हुए मैं आप लोग को बोलना चाहूंगा ऑल द बेस्ट बच्चों, और आप लोग हमारे साथ जुड़े रहिए। एलएन जेईई चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है बच्चों, विश यू ऑल द बेस्ट।